गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है कि समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए अपने अच्छे समय में कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज देविका पूरे 3 महीने की छुट्टी के बाद पहली बार अपने स्कूल जा रही थी। देविका की देवरानी मधु ने अपने हाथों से देविका के लिए टिफ़िन तैयार किया था। रसोई से बाहर आते हुए मधु ने कहा, भाभी आपका टिफ़िन। और जब मधु अपनी जेठानी देविका के करीब पहुंची तो देविका ने उसे गले लगा लिया। देविका की आंखों में आंसू थे और उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। साध संगत जी, छोटे से गांव से मुंबई में बहू बनकर आने की वजह से मधु के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही मुश्किल बन गई थी। शादी के बाद जब अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए मधु झुकी तो देविका पीछे हटते हुए कहने लगी, ये तुम किस जमाने में जी रही हो, गवार कहीं की। क्या आजकल कोई पैर छूता है? आजकल तो हाय हेलो का ज़माना है। लगता है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। इस बात पर मधु के पति विजय ने कहा, अच्छा मधु, फिर तो तुम्हें भाभी के गले मिलना होगा। जब मधु अपनी जेठानी के गले मिलने लगी तो देविका ने कहा, बस करो, तुम तो मुझे दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। मधु दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके आगे बढ़ गई। शादी के पहले दिन से ही मधु की जेठानी देविका बहुत गुस्से में थी। मुंबई शहर में अपना बचपन बताने वाली देविका को किसी गांव की लड़की को बतौर अपनी देवरानी स्वीकार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। देविका ने अपने देवर विजय की शादी अपने चाचा की बेटी से करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय ने अपनी भाभी की एक नहीं मानी। देविका चाहती थी कि उसके देवर विजय की शादी उसकी चचेरी बहन निशा से हो जाए, क्योंकि देविका चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई लड़की आए ताकि देवरानी और जेठानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब विजय ने गांव की लड़की मधु से शादी कर ली तो देविका के सपने चूर चूर हो गए। उसे बहुत गुस्सा आया। विजय मेडिकल का छात्र था। जब वो पढ़ाई कर रहा था तब उसे अपने एक मित्र के विवाह में शरीक होने के लिए गांव जाना पड़ा। विजय पहली बार गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर विजय को वो गांव बहुत अच्छा लगा। गांव के चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक हरे भरे खेत और हरे भरे वृक्ष, ये सब विजय को बहुत पसंद आए। गांव ने विजय को बहुत प्रभावित किया। वो शादी के कई दिनों के बाद भी अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था और अपने दोस्त के विवाह में ही विजय ने मधु को देखा था और मधु विजय को पसंद थी। मधु को देखकर विजय को लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। विजय के दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के ही अनुरूप मधु थी। अपने दोस्त के विवाह के बाद विजय ने मधु के बारे में छानबीन शुरू कर दी। जब विजय ने इस बारे में अपने मित्र के पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, मधु पंडित जी की बड़ी लड़की है और पंडित जी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, जो कि 3 साल पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी की वजह से मधु ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मधु केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी है और वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत ही संस्कारी सुशील है और मधु की आवाज़ भी बहुत ही मीठी और सुरीली है और वो बहुत अच्छा गाती है। तुमने अपने मित्र के विवाह में मधु के गीत तो सुने ही होंगे। विजय, एक बात मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि मधु की शादी की चिंता उसके पिता को भी बहुत ज़्यादा है। उनकी बिरादरी के कई लोग मधु को देखने आते हैं, लेकिन दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। मधु से छोटी उसकी और 2 बहनें हैं। अब पंडित जी ने उनकी भी शादी करनी है। पिछले वर्ष ही पंडित जी की पत्नी का निधन हो गया था। उनके इलाज में पंडित जी ने बहुत पैसा लगाया, पर पत्नी को वो बचा नहीं सके।
उनकी पत्नी की मृत्यु क्या हुई, उनके परिवार की तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। विजय के मित्र के पिता ने विजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी सारी बेटियां सुंदर और सुशील हैं। अगर मधु तुम्हें पसंद है और तुम उससे शादी करना चाहते हो तो मुझे अपने मित्र से इस बारे में बात करने में खुशी होगी। अब ये बातें सुनकर विजय भी खुश था। वो जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर अपने माता पिता से इस बारे में बात करना चाहता था। विजय के मित्र के पिता ने कहा, बेटा, कोई भी फैसला लेने से पहले अपने माता पिता से ज़रूर बात करना। हो सके तो उन्हें यहाँ लेकर आना। विजय ने कहा, जी ज़रूर, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपने माता पिता से ज़रूर बात करूँगा और मुझे विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। मधु तो मुझे पहले ही पसंद आ गई थी। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ जिसका मन साफ हो, और मधु का मन तो स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांक कर तल को देखा जा सकता है। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप मधु के पिता से इस बारे में बात कर सकते हैं। विजय ने खुश होकर कहा। तो विजय के मित्र के पिता ने कहा, मैं कल ही उनसे बात करूँगा। विजय ने मुंबई पहुंचकर जब अपने माता पिता और भाई भाभी से इस बारे में बात की तो विजय की भाभी देविका को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नाराज होते हुए कहा, अरे, मैंने तो मेरी चचेरी बहन से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की कोई लड़की लाकर तुम समाज में हमारी नाक कटवा दोगे। विजय कहने लगा, भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे आपकी बहन पसंद नहीं है। उसकी और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं सीधा साधा लड़का हूँ और आपकी बहन बहुत आधुनिक है। विजय मुस्कुराते हुए कुछ कहने जा ही रहा था, लेकिन देविका ने विजय की बात को काटते हुए कहा, क्या बुराई है मेरी बहन में? दिखने में कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार से संबंध रखती है। तुम ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर भी ढूंढने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी। ये कहते हुए देविका को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इस बात पर विजय के बड़े भाई अजय ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरे भाई को उसकी पसंद की लड़की से शादी करने दो। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? लेकिन तब तक देविका अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 दिनों के बाद ही विजय अपने माता पिता को लेकर मधु के गांव पहुंचा। मधु सभी को पसंद आ गई। अब विजय की माँ ने तो मधु के हाथ में शगुन भी दे दिया। जल्दी ही शादी हो गई। देविका की नाराजगी के बावजूद मधु घर की बहू बनकर आ गई। अब मधु को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। देविका बात बात पर अपनी देवरानी को ताने देती थी, लेकिन मधु ने विनम्रता का चोगा पहन लिया था। वो अपनी जेठानी की बातों पर चूं तक नहीं करती थी, सब सहन कर रही थी। मधु जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है और उसके लिए तो इस समय खामोश रहना ही ठीक है। मधु को विश्वास था कि समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। समय तो परिवर्तनशील होता है। एक दिन उसका भी समय ज़रूर बदलेगा। समय बीत रहा था। देविका एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। वो हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे घर से निकल जाती थी और शाम को 5 बजे लौटती थी। अब मधु से देविका इस कदर नाराज थी कि वो देवरानी के हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। देविका के घर से जाने के बाद ही मधु रसोई में आती थी। मधु के सास ससुर देविका के तेज स्वभाव से परिचित थे, इसलिए वो भी खामोशी रहते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी होने वाली थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय किसी ट्रक ने देविका की स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। देविका ने हेलमेट पहना था, इसीलिए उसके सर पर चोट तो नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर में गहरी चोट आई थी। किसी व्यक्ति ने अपनी कार में देविका को अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही विजय और मधु तुरंत अस्पताल में पहुंचे। देविका का पति किसी काम से बाहर गया था। विजय ने देखा कि देविका आईसीयू में थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो अभी बेहोशी की हालत में है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। सर में चोट तो देविका के नहीं आई थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। देविका के हाथ और पैर में गहरी चोट लगी थी। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि देविका के हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ गया है, सर में चोट नहीं है। देविका को 1 सप्ताह के लिए अस्पताल में रहना था। विजय ने फ़ोन पर अपने बड़े भाई को इस चीज़ की जानकारी दे दी।
करीब 1 सप्ताह के बाद देविका को अस्पताल से छुट्टी मिली। विजय और मधु के साथ देविका घर पर आई। घर के दरवाजे पर देविका को रोककर देविका की देवरानी मधु ने कहा कि अब आप अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरेंगी। डॉक्टर ने आपको 3 महीने आराम करने को कहा है। आपके हाथ और पैर में प्लास्टर चढ़ा है। अब आपको आराम की ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। मुझसे वादा करो, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ मधु दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई। देविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मधु को अपने पास बुलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने न जाने तुम्हें क्या क्या कहा, तुम्हें परेशान भी किया, और तुम पिछले 1 सप्ताह से सब भुलाकर मेरी सेवा कर रही हो। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करता। मधु, तुम्हें तो इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपने स्वभाव और अपनी वाणी से सबका दिल जीत लिया। मुझे विजय की पसंद पर गर्व है। इसके साथ ही देविका ने मधु को गले से लगा लिया। देविका कहने लगी कि एक बात मैं समझ गई हूँ कि गांव की लड़की अनपढ़ हो सकती है पर असंस्कारित नहीं। पहले तुम मुझे माफ़ करो, तभी मैं घर के अंदर आऊँगी। मधु ने कहा, भाभी आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं। जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता ही है ना, फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा। आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें। ये तो आपका ही घर है, सब कुछ आपका है। ये कहते हुए मधु ने अपनी जेठानी को गले से लगा लिया। पीछे से विजय कहने लगा, अगर तुम्हारा प्यार खत्म हो गया हो तो अंदर चलें, हमें भूख लगी है। इस बात पर सब मुस्कुरा उठे। मधु ने कहा, आप सब अंदर आइए, मैं भाभी को उनके कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय बनाती हूँ। ये कहते हुए मधु ने अपने दोनों हाथ देविका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें देविका ने कस कर पकड़ लिया, और धीरे धीरे वो मधु का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी कि तभी देविका वर्तमान में लौट आई। मधु देविका से कह रही थी, अरे भाभी आप कहाँ खो गई, आप तो मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से मेरा हाथ पकड़ रखा है। देविका ने कहा, मुझे माफ़ करना मधु, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। ये कहते हुए देविका ने मधु के हाथ से टिफिन लिया और अपने पति के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। साथ संगत जी, तभी तो कहते हैं कि समय तो कभी भी किसी इंसान का एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि देविका, जब उसका अच्छा समय चल रहा था तब देविका के अंदर बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था। लेकिन जब देविका का बुरा समय आया तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने मधु के साथ कितना गलत किया था। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।